मङ्गलाणं च सभ्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। सबका वापस से स्वागत है। मैं हैंड ओवर करता हूँ विभा जी को। विभा जी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू विशाल जी। आज के हमारे स्पीकर जो हैं वो हैं मिस्टर विपुल जैन। आई थिंक मेरे को इनका इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सेशन में सभी लोग वही है बहुत अच्छे से जानते है हैं। ना। तो फिर भी मैं 1 मिनट के लिए पढ़ती हूँ, अगर कोई नया जुड़ा है तो। Mr. Vipul Jain, an IIT Roorkee alumnus, brings nearly 35 years of the leadership experience and now runs a boutique management consultancy from Gurgaon, where he works closely with CXOs. A passionate traveler and a photographer with a special love for ancient Jain temples, he has for the last 5 years been deeply exploring Jain philosophy and the Jain Shastras, seeking to connect their timeliness, wisdom with modern life. जैसे लास्ट टाइम उन्होंने बताया भी था कि ये लोग बहुत, विपुल जी बहुत ध्यान से शास्त्र को पढ़ रहे हैं, शांति पथ प्रदर्शन को, और इनका एम है कि सारे पूरे शास्त्र जी को, सभी अध्यायों को ये अच्छे से समझ के उसको बहुत इजी लैंग्वेज में करेंगे। एंड नॉट ओनली इजी इजी लैंग्वेज इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। उस दिन मेरी बात हुई तो इनका विचार इतना ऊंचा है कि हिंदी और इंग्लिश का साइड बाय साइड दोनों छपेंगे, दोनों लिखेंगे। ही इज मेकिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन नोट्स एंड दोज नोट्स विल बी शेयर टू अस। थैंक यू विपुल जी, बहुत बढ़िया काम करेंगे एंड स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन। हमें ही समझने में कई दफा मुश्किल होती है, तो यंग जनरेशन को तो बहुत आसान हो तभी वो समझती है। तो ये काम आपका बिल्कुल सराहनीय है एंड थैंक यू विपुल जी फॉर दैट। एंड नाउ ओवर टू यू। विपा जी, सबसे पहली बात है कि आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे बहुत मेरा जो अच्छा लगता स्वार्थ है वो ये है कि है। मैं हाँ सीख जाऊंगा, मुझे थोड़ा समझ आ जाएगा। और दूसरा ये कि मैं चाहता था कि मेरे आने वाली जनरेशन्स को इसका एक्सेस हो, नहीं तो उनको ये हाँ, खो जाएगा। तो मैं बेसिकली अपने लिए ही कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो मैं हम्म। आप शुरू करता हूँ। हम्म। हमने जो लास्ट टाइम जो कवर किया था उसके बाद हमारे 2 चैप्टर थे, तत्वार्थ, जीव जीव तत्व। तत्वार्थ में हमारा तथ्य और तत्व पूरा हो गया था। मैं तथ्य तक लाया था कि तत्व का डिस्कशन हो गया था। तो तत्वार्थ की बात हम्म। करेंगे आज। फिर जीव तत्व में 7 टॉपिक्स हैं। मैं की खोज, जीव राशि क्या है, स्थावर में जीवन है इसकी सिद्धि, अनंत तत्व, शांति मेरा स्वभाव, शांति की खोज, जल में मीन प्यासी। तो ये बेसिकली 7 टॉपिक हैं। मैंने हर टॉपिक के लिए 2-2 पेज बनाए, सो दैट इट कैन एक्सप्लेन इट एंड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। तो तत्वार्थ का मतलब है किसी भी चीज को गहराई से समझना, और आप खाली शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे, आप उसके अनुभव पर आपका वास्तविक फोकस होना चाहिए। तो बेसिकली असली बात यह है कि भाव किस भाव से चीज कही गई है, उस चीज का स्वभाव क्या है और आपका अनुभव क्या है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। जैसे अगर किसी पुस्तक पे गाय वर्ड लिखा है, तो पुस्तक पे गाय वर्ड नहीं है, उसका लॉजिक है दूध देने वाली गाय, जिसे हम जानते हैं। ये एग्जाम्पल उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। फिर उन्होंने बताया तत्वार्थ का अभ्यास करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आप शब्द को समझें, उसके बाद उसकी तर्क से जांच करें, फिर आप शास्त्र से मिलाएं कि जो मैंने समझा क्या शास्त्र के अनुसार सही था, फिर आप उसे अनुभव करें। ये फिर आप उसका, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपका सारा व्यास और प्रयास, मतलब अभ्यास सारा आपका गलत दिशा में जा रहा है। मुझे एक बार कमल अंकल ने बताया था कि शास्त्र पढ़ने का तरीका क्या होता है। उन्होंने बताया जैसे ओल्ड एज आती है तो बार बार शास्त्र उठा के पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो बेस्ट होता है आप शास्त्र पढ़िए या सुनिए, उसके नोट्स बनाइए, फिर एक बार मैच कर लीजिए। फिर आपके नोट्स हमेशा रेफरेंस के काम आते रहेंगे।
तो वो मेरा प्रेरणा का कारण था इसको शुरू, जब मैं पढ़ रहा था। जब मैंने इसमें पढ़ा तत्वार्थ का मतलब यही है कि आप अपने नोट्स बनाएंगे, उसके बाद उसे चेक करेंगे, मैच हो गए उसका फिर अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे। फिर आगे जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होते हैं जीव तत्व, उसमें आता है मैं कौन हूँ। तो बेसिकली वो खोज चल रही है कि मैं कौन हूँ। उसमें जो जीव है वो ढूंढता है अपने आप को, परिवार में मानता है, कभी शरीर में मानता है, कभी धन दौलत में मानता है, कभी वो मैं सब में देखता है, कभी सबको मैं में देखता है। और उसकी जो हालत हो गई है वो हिरणी जैसी हो गई है, जो पानी की तलाश में, जो हम मिराज बोलते हैं ना, मरीचिका, कि उसको रेत में गर्मी में आपको ऐसा लगता है वहां पे पानी है लेकिन पानी निकलता नहीं है। वो चमक के पीछे भागती है और उलझती जाती है। तो हमारा बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, हम मैं को जहां जहां ढूंढ रहे हैं वहां मैं है नहीं, और हम भटक गए। और हमारे कितने मतलब अनंत हमारे जन्म हुए हैं, अनंत टाइम से हमारी आत्मा है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। और फिर उन्होंने बहुत अच्छा संसार तत्व, जैसे संसार भावना में बताया गया, उसने बड़ा बताया है कि मैंने आकाश से लेके देव नरक क्या कहते हैं स्वर्ग, कोई भी जगह छोड़ी नहीं। मैंने सब जगह कभी ना कभी जन्म लिया। मुझे कई रूप बदले मैंने, मतलब बेसिकली मैंने सारी 84 लाख योनियां हर जगह पे देखी। उसके बाद जहां भी जाके देखा कुछ मिला नहीं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली कि निगोद अवस्था में भी मैं अस्तित्व समझ नहीं आया, लेकिन जन्म मरण चलता रहा। हम सोचते हैं निगोद अवस्था में मन होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तो ज्ञान नहीं होगा, तो आपको कोई अशांति भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आपके पंच तत्वों में रहा मैं, पौधों में रहा, ये मैंने हर तरह के मनुष्य, वो यहाँ रिपीट से होता है, लेकिन मुझे असली मैं का ज्ञान नहीं मिला। तो मुझे ये बेसिकली मैसेज है कि मुझे असली मैं का पता ही नहीं चला। तो उन्होंने बोला कि जब जीव तत्व को उन्होंने समझाया है तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और उन्होंने आगे बताया भी है बीच में, अगर आप जीव तत्व को ढंग से समझेंगे नहीं तो आप इसके अभ्यास में आगे जाके शांति की खोज में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। तो उन्होंने जीव तत्व के क्लासिफिकेशन करने के तरीके बताए। उन्होंने कहा एक तरीका होता है कि हम गतियों के हिसाब से कर सकते हैं। क्या ये जीव तत्व नरक में है, नरक गति में है, त्रियंश गति में, मनुष्य गति है, देव गति में, तो चार क्लासिफिकेशन ये हो सकते हैं। दूसरा इंद्रियों के प्रकार से कर सकते हैं, कि एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, पांच इंद्रिय जीव है। तीसरा हम प्राणों के हिसाब से कर सकते हैं। तो प्राणों के हिसाब से जब एक्सप्लेन किया उसमें, तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। तो बेसिकली प्राण की जब बात करते हैं तो पांच इंद्रियां हो गई, फिर मन वचन शरीर, श्वासोच्छ्वास और आयु हो गई, तो 10 हो गए। तो हर जीव का एक शरीर और श्वासोच्छ्वास और आयु तो होती है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। तो अगर चार इंद्रिय जीव भी है, एक इंद्रिय जीव भी है, तो उसके चार प्राण हो गए। तो मिनिमम चार प्राण होंगे ही होंगे। फिर मैंने देखा पांच मेंशन नहीं है। तो उन्होंने बताया जब दो इंद्रियां होंगी तो जब आपका रसना आएगी तो वचन भी आ जाएगा। तो वो पांच कुछ होता नहीं है, चार के बाद छह ही है। फिर उसके बाद कंटिन्यूशन, ये मेरे लिए नया रेवलेशन था। मतलब मुझे इसको समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो दिस। फिर काय की अपेक्षा से हमारे दो प्रकार के हैं, एक स्थावर एक त्रस हैं। स्थावर वो हैं जो उन पे अटैक किया जाए रक्षा के लिए भाग सकते हैं, त्रस वो हैं जो भाग नहीं सकते। तो ये चार तरह की क्लासिफिकेशन, उसको थोड़ा सा आगे और बताया उन्होंने कि जो हमारे स्थावर जीव होते हैं उसके पांच प्रकार होते हैं। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। और जो देवों को और नरकीय जीवों को भी, उनके शरीर हमसे भिन्न होते हैं, लेकिन उसे त्रस्त की वर्ग में ही जाना जाता है। मतलब उनको अलग से क्लासिफाई नहीं किया जाता है हमारे शास्त्रों में। ये मुझे लगता था जब मैं कभी पढ़ता था कि इन चीज़ों को जानने की जरूरत क्या है, लेकिन वर्णी जी ने इस पे बहुत जोर दिया कि इन चीज़ों को जानने की बहुत जरूरत है, नहीं तो आपको सच्ची शांति नहीं मिलेगी। फिर मनुष्य जो है, जो अब लोगों को जीव मानता कैसे, जनरल मनुष्य मानता है कि यार मनुष्य जो है वो जीव है, बाकी सब उसके उपयोग की वस्तु वो है। अगर आप कुछ धार्मिक ग्रंथों को पढ़े तो वो बोलते हैं गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड यू हैव अ राइट ओवर एवरीथिंग। आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मनुष्य सबका मालिक है। लेकिन ये थ्योरी हमारी मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में या कुछ धर्मों में ऐसा है, लेकिन अगर देखें हमारे यहाँ ऐसा नहीं मानते। दूसरा उन्होंने बोला कि वो पशुओं को तो उपयोग की अवस्था चीज समझते हैं,
कुछ लोग गाय को जीव मान लेते हैं, भैया गाय जीव है, गाय की तो हम वो कर लेते हैं, लेकिन बाकियों को उन्होंने घुमा रखा है। फिर थोड़े से बेटर लोग मिल गए, उन्होंने क्या किया, फिर थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लिया। तो उन्होंने करुणा का, कंपैशन को भी चूज कर लिया। उन्होंने कहा चलो यार, पशु पक्षी जो हैं, जो बड़े बड़े हैं, उनको मैं जीव मान लेता हूँ, लेकिन कीड़े मकोड़े मच्छर को मैं जीव नहीं मानता। अगर आप देखें जैपनीज में या उनके वहां पे, वो फिश को भी वेज मान लेते हैं। तो अगर वो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल देयर। तो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया ये कि आपके दो तीन तरह के अप्रोच किए हैं। एक है खाली मनुष्य को जीव मान रहे हैं, कुछ बेटर हुए तो उन्होंने बोला चलो गाय को मान लेते हैं, कुछ है उन्होंने कहा थोड़ा उन्हें जब दया आ गई, जो भी हुआ, उन्हें पक्षी पक्षी को जीव मान लिया जो रोज दिखता है उन्हें, लेकिन कीड़े मकोड़े को उन्हें इग्नोर ही कर दिया। और इनको तो मानने की बात ही नहीं है। ये तो हमारी जैन फिलॉसफी में बताया गया है कि पृथ्वी का है, जल का है, वनस्पति, ये वो उनमें जीव हैं ये। फिर बेसिकली इसका होता क्या है, जब तक हम सब जीवों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा सही संयम नहीं बनेगा और हमें सही शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपको सही शांति और संयम चाहिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये सभी जीव हैं, और आपके जो, मतलब सभी का मतलब ये वनस्पति का है, जल का है, अग्नि का है, इनका भी आपको जीव मानना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि हम ये कहते हैं इनमें जीवन है, प्रूव करो। तो उन्होंने कहा वनस्पतियों में तो दिखता ही है कि अगर आप उनको पोषण, वो मतलब पालन पोषण नहीं करो तो मुरझा जाते हैं। जैसे आजकल धूप निकली हुई है, गर्मी बहुत है, अगर हम प्लांट्स को वाटर नहीं करेंगे तो आप देखेंगे सूख गए। अगर आप उनको बराबर खाद देंगे, उनको वाटर करेंगे तो हरे भरे हो जाते हैं। इट मीन्स देयर वॉज अ लाइफ। जब उन्हें मिल रहा था तो वो ग्रो कर रहे थे, नहीं तो नहीं कर रहे थे। इसी तरह उन्होंने मिनरल्स के बारे में बोला कि ये मुझे तो मतलब बड़ा सरप्राइजिंग लगा। अंकल तो जियोलॉजिस्ट भी है, तो अंकल बता पाएंगे कि जब तक वो मिनरल आपके खानों में रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। जब खान से बाहर निकालने से ग्रो करने बंद हो जाते हैं। मैं तो उसको अंकल थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो हमें थोड़ा क्लैरिटी आएगी। तो मैं तो इसमें मतलब मैंने सुना मान लिया टाइप से, लेकिन मैं ऐसा कंफ्यूजन ही है मुझे इसमें। फिर उन्होंने बोला कि अगर इसमें शक्ति नहीं होती तो आपको जो बाढ़ में, तूफान में, अग्नि में इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है। देर इज समथिंग विच क्रिएट्स एनर्जी ना। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ तो जो न्यूक्लियर पावर है कहाँ से आती है, किसी अजीब में ही वो है। मतलब जैसे जो अजीब बोलते हैं लोग, वो नहीं है, लेकिन किसी मेटल के अंदर वो पावर है ना कि न्यूक्लियर बम बन जाता है, एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो इट मस्ट देयर मस्ट बी समथिंग लाइफ। तो बेसिकली जो एनर्जी है वो तो लाइफ में ही है, अदरवाइज किसी डेड चीज में एनर्जी नहीं है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर जहाँ पे भी एनर्जी है, तो जहाँ पे भी वो है, तो वहाँ पे आपको आत्मा है। ये कॉन्सेप्ट अगर मानेंगे तो आप सुखी रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि माइक्रोस्कोप के नीचे जो जीव दिखते हैं, मतलब बैक्टीरिया दिखते हैं, वो भी बढ़ते हैं। तो बेसिकली सब जीवों में प्राण है, उनको सुख दुख होता है और उनकी इच्छाएं भी होती हैं। अब आगे चलते हैं कि उन्होंने बोला हम ये आज तक मिला क्यों नहीं, मैं को जान क्यों नहीं पाया आज तक। ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल निकम्मा था पहले और मुझे अचानक ही इस बार कुछ हो गया। तो उन्होंने बोला कि अभी तक मैंने अनंत समय तक ढूंढा, लेकिन मैं को शरीर, दुनिया, विज्ञान और इन चीजों में ढूंढा। मैंने सबसे पहले क्या किया, अगर देखा तो उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी बताई है कि एक आदमी अपने ज्वेलरी बॉक्स में ज्वेलरी रखना चाह रहा है, और अंगूठी पहन ली है, लेकिन वो किसी काम से बाहर चला जाता है। जब वो आता है तो वो देखता है अंगूठी नहीं है, वो रियलाइज ही नहीं करता कि मेरी अंगूठी मेरे पहनी हुई है। इसी तरह बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल चार ब्राह्मणों का दिया है। जो बोट से जाते हैं, फिर गिनते हैं तो उनको एक आदमी कम लगता है, बोले चले तो चार थे, अब रहे हम तीन गए, क्योंकि अपने आप को नहीं गिनता था वो बार बार। तो ऐसा हमारी लाइफ में कई बार होता है कि हमारी पॉकेट में ही चाबी है, लेकिन हम चाबी को ढूंढ रहे हैं। तो एक बार मेरे साथ हो गया, तो चश्मा लगाया हुआ था तो भी मैं चश्मा ढूंढ रहा था। तो ये, इसका मतलब अगर हम इन चीजों में कर सकते हैं, तो हमारे अंदर जो आ, मैं तत्व है, मतलब मैं है जो जीव है, तो उसे नहीं मिल पा रहा। तो हमने बेसिकली क्या हो रहा है कि हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं हुआ है, एफर्ट हुआ है, लेकिन गलत जगह हो गया है। इसीलिए हम यहाँ से कंफ्यूजन है। बेसिकली हमारी कोई प्रॉब्लम कहीं और है, हम ढूंढ कहीं और है। जैसे बाजार होता है ना कि पता है आपको ये चीज यहाँ मिलती है, अगर आप उस चीज को दूसरी जगह ढूंढेंगे तो शायद नहीं मिलेगी। कोई आपको बता सकता है वहां चले जाओ, ये चीज यहाँ नहीं मिलेगी, यू आर इन ए रॉन्ग प्लेस। तो बेसिकली हमारा आज तक ये हुआ है कि हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं।
तो एक चीज तो ये होगी, गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब गुरु कृपा हुई, हमारा भ्रम समाप्त हुआ, तो हमें समझ आया कि मैं ही स्वयं खुद हूं। तो अगर हम इसको, अपना ध्यान बाहर से हटाकर अपने अंदर डालेंगे, तो हमें मैं मिल सकता है। तो बेसिकली मैं बाहर की चीज नहीं है, अंदर का ही अनुभव है। तो उन्होंने आगे बताया कि जहाँ पे हमारे विचार उठते हैं, जहाँ पे हम अनुभव करते हैं, जहाँ पे हमें शांति की चाह उठती है, वहीं पे मैं हूँ। देन वी प्रोसीड फर्दर। तो उन्होंने इसकी जो है आ, बहुत अच्छा बताया कि मैं क्या है। तो बेसिकली आत्मा वास्तव में, उन्होंने आत्मा को एक्सप्लेन किया, ज्ञान स्वरूप है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है इसे उठा के रखा जा सके, बेसिकली अमूर्त है, इसे हम सेंसेस से फील नहीं कर सकते हैं। तो ये शरीर जैसी नहीं है। बेसिकली आत्मा ज्ञान है और चेतना है और रोशनी के प्रकार है। तो जिस, ये अभी मैं उसे पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन उसमें मेंशन किया गया था, ये प्राकृत में है। तो उसमें उन्होंने बताया कि आप तीनों रूप को समझो। भा इज फॉर प्रकाश, जो अज्ञान को दूर करता है। ज्ञा इज फॉर जानने वाला। तो आत्मा का काम बेसिकली जानना और समझना है। शरीर, इंद्रियां और मन सब उसके साधन है। और ये सिर्फ शुद्ध चेतना है, नथिंग एल्स। तो अब आगे चलते हैं इसमें। तो बेसिकली अगर जो मैं है वो शुद्ध ज्ञान और चेतना है, और कुछ नहीं है। तो फिर मैं की व्यापकता बताइए कि मैं कितना विशाल है। तो उन्होंने कहा जो आपका ज्ञान है, आपके अंदर जो ज्ञान है, वो संपूर्ण जो भी जानने लायक चीज है, लोक और अलोक में, आपको सब पता है। और इसको करने के लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता है। आपको कोई ऐसा नहीं है कहीं पे कुछ रिसर्च करनी है। जैसे मिरर में पूरी इमेज साफ दिख जाती है, इसी तरह आपके ज्ञान में सब कुछ आपको साफ दिख सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका अगर मिरर गंदा है तो आपको नहीं दिख रहा, तो अलग बात है। फिर आत्मा को और एक्सप्लेन किया है, सच्चित आनंद। सत मीन्स सदा रहने वाला असली तत्व यही है। चित मीन्स शुद्ध चेतना है। आनंद मीन्स इसके अनुभव से आनंद प्राप्त होता है। जिसे मैं खोज रहा था वो मैं स्वयं मैं हूं। तो शांति की खोज में हमारा सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या था, कि हमें लगता है कि हमारा जो नॉलेज ही ज्ञान अशांति का कारण है। फिर उन्होंने बोला कि निगोद में भी अचेतन अवस्था में रहा, फिर भी शांति नहीं मिली मुझे। उन्होंने कहा जैसे कोई आदमी बेहोश हो जाए, या उसे बोलो ओ, उसको थोड़ी देर के लिए पेन किलर दे दिया जाए, या मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो इंजेक्शन लगाते हैं ताकि आपको पेन वो ना मिले। तो आपको उस टाइम दर्द महसूस नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि पेन एग्जिस्ट नहीं करता, या आपको सुखी हो गए हैं। ऐसा नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए, आपको भ्रमित किया जा सकता है। फिर उन्होंने आगे बताया कि मैंने अनंत अनुभव किए। पृथ्वी से लेके देव तक हर रूप लिया मैंने। मुझे देव बनकर भी चैन नहीं मिला, क्योंकि मैं दूसरे की संपत्ति देख के जलता रहा। इट मीन्स एक देव है, आपको सब कुछ मिल गया वैसे साइंस में देखा जाए, वर्डली साइंस में, लेकिन दूसरे देव को देख के जला मैं जहां जहां शांति ढूंढा वहां मुझे अशांति ही मिली। तो बेसिकली आगे चलते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो बोलते हैं कि जैसे मछली जल में होती है और वो प्यासी रहती है, उसी प्रकार हमारी समस्या है। हमने प्रयास किया, गलत दिशा में किया, हर बार असफल रहे। हमने दिशा पे कभी क्वेश्चन नहीं किया। मतलब अगर हमें किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो नई चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। हमने कभी वही नहीं किया, ये चीज मिस करी। हमने उसी तरीके से वापस खोजने की कोशिश करी, और जैसे हम हर बार अनसक्सेसफुल हुए थे, एक बार और अनसक्सेसफुल हो गए। तो गुरु की सीख है जो, वो ये है कि शांति बाहर नहीं है, आपके भीतर चेतन स्वरूप में ही है। और इंद्रियों के भोग में कभी शांति नहीं है। इससे इच्छाओं आग की तरह और बढ़ती हैं। शांति के सागर में रहकर भी मैं उसे बाहर ढूंढ रहा हूँ। मीन शांति अंदर ही है, लेकिन मैं उसे बाहर ही ढूंढता रहा हमेशा। फिर उन्होंने बहुत अच्छा लास्ट में जो लाइन लिखी है, 12 भावनाओं से धर्म नौका की रक्षा करें और संसार सागर में डूबने से बच सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने सब चीज कवर करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रॉड कॉन्सेप्ट कवर किए। मैंने प्रेजेंटेशन छोटा रखा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। बहुत ही सुंदरता से आपने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ और जीव क्या है। परंतु आज तक मैं समझ नहीं पाया, ये तो शास्त्रों से लेख मिल गया कि हाँ मैं जीव हूँ, मैं चेतन द्रव्य हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है। आपने बहुत सुंदर से इतने बड़ी चीज को बहुत छोटे से समराइज फॉर्म में बताया गया, तो बहुत अच्छा लगा। तो और ये आपसे कोई ये नई चीज नहीं है, आप तो हमेशा ही इतने अच्छे से बड़ी चीज को छोटे में समराइज करके बता देते हैं। तो अब मैं कमल अंकल से, और वाईके अंकल तो मुझे नहीं अभी दिख रहे हैं, कमल अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसी टॉपिक पे और प्रकाश डालिएगा। कमल अंकल जी। धन्यवाद विभा जी। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। विपुल ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की है और अभी ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे ही करते रहे हैं ये। और जो अध्याय लिया है उसका सारभूत तत्व बहुत सरल भाषा में और सचित्र उन्होंने समझा दिया है। तो एक प्रश्न उन्होंने किया था, कुछ स्थापनाएं हैं इसमें जो स्थावर स्थावर जीवों में जीवत्व की सिद्धि के विषय में है। तो उसमें मेरा भूगर्भ का जो ज्ञान है उससे कितनी उसकी पुष्टि होती है, ये उनका प्रश्न था। तो इस संबंध में मेरा मत ये है कि जो आगम में लिखा है उसमें ये मेरे ख्याल में प्रयास नहीं होना चाहिए कि जो विज्ञान जिसको हम कहते हैं कि उसको पूरी तरह से उसमें कंपैटिबल उसके साथ हो जाए। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान में रोज उसका जो विस्तार है वो निरंतर हो ही रहा है। तमाम रहस्य हैं, अपने शरीर को ही आप देख लीजिए तो उसके जो रहस्य हैं वो बहुत से अभी उद्घाटित होने के लिए शेष है। इसी तरह से और भी तमाम कॉस्मोलॉजी के बारे में सब नई नई चीजें पता लगती हैं जो पहले नहीं थी। तो विज्ञान कभी ये दावा भी नहीं करता है कि उसने सब कुछ जान लिया है, जबकि हम ये कह सकते हैं कि आगम में ये स्थापना है कि सर्वज्ञ होते हैं और सर्वज्ञ सब कुछ जान लेते हैं। उसमें आज के अध्याय में ही यही है कि आत्मा सर्वगत है, हर जगह जा सकती है क्योंकि आत्मा ज्ञान रूप है और ज्ञान जो है वो ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय में लोक अलोक सब शामिल हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जहाँ के आत्मा की पहुंच न हो। तो आत्मा सब जान सकती है। तो लेकिन आत्मा के ज्ञान जो संज्ञान रूप आत्मा है उसके ऊपर आवरण है, ज्ञानावरण है, कर्म है। तो इस कारण हमारी समझ कम रहती है। तो विज्ञान में भी आप ये मान सकते हैं कि विज्ञान में भी अभी जितने आवरण हैं वो सब दूर नहीं हुए। अब जहां तक स्पेसिफिक ये प्रश्न है तो उसका मैं स्पेसिफिक उत्तर ही दूंगा। तो जो जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जिसमें मिनरोलॉजी की एक पूरी ब्रांच है, पेट्रोलॉजी एक दूसरी ब्रांच है, तो पत्थरों की का निर्माण कैसे होता है, पत्थर किस तरह से बनते हैं, किस तरह से बढ़ते हैं, आप ये समझ लीजिए। तो उसमें कोई जैविक क्रिया का संबंध नहीं है, खास करके यानी एज 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 ए जनरल कॉन्सेप्ट। But there are some specific kinds of minerals and rocks which are directly associated with life forms. जैसे कि कोरल्स को आप लीजिए, तो कोरल्स को आप देख सकते हैं। आप तमाम साइट्स होती हैं, टूरिस्टिक साइट्स, अंडमान निकोबार, लंकावी, मलेशिया में, लक्षद्वीप। तो वहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरल्स ओवर टाइम रॉक्स बनाते हैं जो कि
लाइमस्टोन की तरह से यूज भी होती हैं, कमर्शियल यूज भी उनका होता है। आप उनसे सीमेंट बना सकते हैं, आप उनसे उनके और भी जो कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट के और भी जो केमिकल यूजेस होते हैं उनको आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड है। इसी तरह से जो कैलकेरियस रॉक्स हैं और कुछ सिलिशियस रॉक्स हैं, मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स, वो आप लाइफ फॉर्म से डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं। बल्कि जितने भी लाइमस्टोन्स हैं उनको आप ये मान लीजिए कि प्लैंकटन्स जो होते हैं उनके छोटे छोटे डायटॉम्स प्लैंकटन्स, उनके उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स, उनके एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन जिनको कहते हैं, बाहर का स्केलेटन है, तो वो ओवर टाइम एक्यूमुलेट होता रहता है सी बेड में, और उससे फिर लाइमस्टोन्स बनते हैं। सिलिका का भी कुछ कुछ जगह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन और बहुत सारे मिनरल्स हैं उनमें ये बात नहीं है। कम से कम अभी जो ज्ञान की सीमा है उसके अनुसार उसमें उसको नहीं, उनको इग्नियस प्रोसेसेस हैं, वॉल्केनिक प्रोसेसेस हैं, उसमें गैसेस निकलती हैं तमाम, उनका कंडेंसेशन होता है, इन सबसे दीज आर इनऑर्गेनिक एक्टिविटीज। तो वहां पर हम नहीं देख सकते कि इसमें ये जो लिखा है कि खान में मिनरल्स बढ़ते रहते हैं, ये अगर आप टाइम स्पेन का होराइजन टाइम स्पेन लीजिए ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तब ये बात वैलिडेट हो जाती है। ठीक है, कभी कभी ना कभी तो शुरुआत हुई, जैसे एक वेन ले लीजिए आप, सिल्वर की ओर है या गोल्ड की ओर है, तो उसकी उसकी एक वेन है, बड़ी होगी, लेकिन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड थ्रू प्रोसेसेस विच आर नॉट रिलेटेबल टू लाइफ। तो मैं ये समझता हूँ कि जियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर कंपेटेबल नहीं है इसके साथ। कुछ जगह है, कुछ जगह ओवरलैप है, जो कि ऑब्वियसली जो मोलस्क या इस तरह के डायटॉम्स या प्लैंकटॉन्स, उनसे आप उनके जो शेल्स हैं उनको, वो भी चूंकि मिनरल नेचर के हैं, तो उनसे आप उनको एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी और मिनरल्स हैं जिनमें ये बात लागू नहीं होती। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो उसे थैंक यू अंकल, आपने इतना क्लियर कर दिया, मुझे भी क्लैरिटी हो गई, मैं तो कंफ्यूज ही हो गया था। अलग, अच्छा, और जैसे बाढ़ में जो आप जल का प्रकोप देखते हैं, उसको अगर आप इंजीनियर हैं विपुल पोटेंशियल सर, एनर्जी से है वो, तो वो नहीं, आप उससे नहीं आप रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि वो तो पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट से हाँ, पानी गिरा। तो वो नहीं। आपने कहा कि एनर्जी सिर्फ लाइफ फॉर्म से रिलेटेड है, वो भी साइंस के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मैटर है उसको एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हर मैटर तो लाइफ फॉर्म से रिलेटेड नहीं है। तो वहां पर हम यानी विज्ञान को अलग करते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले भी एक कैवियट एक्सप्रेस किया कि विज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं, विज्ञान भी नहीं अभी जानता। तो जो करंट लेवल है अंडरस्टैंडिंग का साइंस में, उसके साथ ये बात मेल नहीं खाती। और कोई अब आगे बहुत बिंदु अच्छी तरह एक्सप्लेन करा। मैंने क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है मेरे से कोई चीज मिस हो गई है, कुछ ऐड करना है, नहीं, आपने जितने भी पॉइंट्स थे, जितने आपने जो लेकर चले थे, आपने जो प्रतिज्ञा की थी, जो शास्त्रों में कहते हैं ना कि मंगलाचरण में अनाउंस कर दिया जाता है कि ये हम करेंगे, तो जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका आपने पूरी तरह से निर्वाह किया और पूरी बात कह दी। और अब जो श्रोतागण हैं, तो उनकी अगर कुछ जिज्ञासाएं होंगी तो उसका आप समाधान करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो मुझे जो कुछ उसमें जोड़ना होगा मैं करूंगा। विभा जी हैं और लोग भी हैं, सब है। विशाल जी का हैंड क्या? रेस्ड है, तो मैं हाँ उनसे कहूंगी कि आप पूछिएगा। हाँ, थैंक यू विपुल भैया, सो नाइस ऑफ यू एंड so simply and so clearly
थैंक यू वेरी मच। तो मेरे एक दो क्वेश्चंस थे। एक तो इसी बात पे था कि जो बोलते हैं पृथ्वी का एक जीव या अग्नि का एक जीव, उसमें भी जैसे जीव होते हैं, आत्मा होती है, तो किस फॉर्म में होती है? जैसे एक हमारे जैनिन में आया था कि जो भी हम देख रहे हैं आसपास, वो कहीं न कहीं एक समय पे उसमें पुद्गल में भी एक समय कभी जीव था, जो अभी पुद्गल की फॉर्म है। आई थिंक किसी कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की थी। तो पृथ्वी का एक क्या होंगे कि वो जीव क्या होंगे, या वो पुद्गल से कैसे अलग होंगे? देखो पृथ्वी, जल और अपने वायु और अग्नि में सब कुछ कवर हो गया एक तरह से, और आकाश का एक में, तो फिर क्या बचा फिर? तो दैट वाज वन क्वेश्चन। देन आई हैड कपल ऑफ अदर्स, बट एक इससे रिलेटेड था जो अंकल आपने लेट्स कहा। टेक देम वन बाय वन। हाँ हाँ, तो इसी का पृथ्वी क्वेश्चन था अंकल। पृथ्वी हाँ कायक का तो बिल्कुल क्लियर है। और ये हाँ आज ये संयोग की बात है कि आज ही मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री देखना शुरू किया। मैंने, बड़ी लंबी है, तो आज मैंने करीब 30-35 मिनट देखे। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जिस विषय अभी जो विशाल ने प्रश्न किया और शांति पथ प्रदर्शन मैंने पढ़ा है, उसके तमाम चीजें थी जो उससे क्लियर हो रही थी, यानी बिल्कुल विशेष के पृथ्वी का एक का। और चूंकि मेरा ये विषय भी रहा है, तो मुझे इस पे बहुत खुशी हुई। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने समझाया कि जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है सारी दुनिया में, वो सारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी से हुआ है। और इसमें शांतिपथ प्रदर्शन में भी लिखा है कि जितना भी हम देख रहे हैं, जो भी दृश्य जगत है, वो या तो जीव है या जीव का शरीर है। वो जीव का सब शरीर। वो सब जीव के शरीर की श्रेणी में आ जाता है, सारा का सारा। क्योंकि जितनी भी जब लाइफ नहीं थी, हालांकि जो जैन दर्शन है उसके अनुसार ये संभव नहीं है कि लाइफ न रही हो कभी, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि जीव अनादि है और अनंत है, और सब जितने जीव थे उतने ही जीव हैं और उतने ही रहेंगे, है ना? चाहे किसी भी फॉर्म में रहें, चाहे संसारी फॉर्म में रहें या मुक्त रूप में रहें। लेकिन इतनी कम से कम यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, इतना कंपेटेबिलिटी आ रही है दोनों स्थापनाओं में। उसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे जो एक्सपोज्ड बेयर रॉक्स थी सॉइल के बनने से पहले, वो लाइकन एक लाइफ फॉर्म होता है। आपने देखा होगा पत्थरों के ऊपर, अगर आप कभी यहाँ मुक्तेश्वर में आप जाएं, कहीं पे बाहर निकले, तो आपको पहाड़ों के ऊपर, बेयर रॉक के ऊपर एक हल्की सी परत दिखाई देगी, हरे रंग की, यूजुअली हरे 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 नीले रंग की, हरे पीले रंग की। उसको लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन इज an ecosystem in which algae and fungi have a symbiotic relationship. वो मिला के लाइकेन हो जाता है। तो उनके जो सिक्रीशंस वगैरह होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है, लाइफ एक्टिविटी होती है, उससे धीरे 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 हार्ड रॉक्स लाइक ग्रेनाइट्स एंड बेसल्ट, वो उसकी वेदरिंग होने लगती है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, उससे फिर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स, ये सॉइल बनी है। तो जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, उसका जो जो एक्सटर्नल मोस्ट जो उसकी लेयर है, सॉइल की जो लेयर है, टॉप सॉइल, जिसमें हम सारा एग्रीकल्चर करते हैं, यानी जिसमें जो हमारा जीवन जिसके ऊपर आधारित है, वो तो demonstrably it is the consequence, it is the outcome of the activity of life forms, a specific kind of life forms. उनका एक इंटरएक्टिव एक रिलेशनशिप रहती है रॉक्स के साथ,
रॉक से वो मिनरल्स वगैरह खींचते हैं अपने, जिनकी उनको अपने एक्टिविटी के लिए, लाइफ एक्टिविटी के लिए जिनकी जरूरत होती है, और उसके बदले में वो उनको मॉडिफाई करते हैं, उनको ओपन अप करते हैं, उनको डिसइंटीग्रेट करते हैं। उससे फिर उसमें धीरे 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 लाइफ फॉर्म्स थ्राइव करने लगते हैं। तो यहाँ पर तो इसमें कंपैटिबिलिटी आ जाती है। और एक स्पेसिफिक हमने देख ही लिया कि जितने भी कैलकेरियस रॉक्स हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट की जिनमें प्रधानता है, जैसे कि जितने भी लाइमस्टोन्स हैं, जितने भी मार्बल्स हैं, वो सब जीवों के शरीर है। इसी तरह से पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ सिलिका, वो भी जीवों के शरीर है। यहाँ पर जियोलॉजी और पैलियोंटोलॉजी जो फॉसिल फॉर्म्स को स्टडी करती है, और आगम उसमें पूर्णतया साम्य है। लेकिन बहुत सा एरिया है जो कि इसमें कवर नहीं होता अग्निकायक क्या होंगे अंकल? है। अग्निकायक जीव? अग्निकायक जीव इसके अनुसार, यानी जो आगम में स्थापना है वो ये है कि आग, जो हम फ्लेम देखते हैं, वो भी जीव हैं, वो भी हाँ एक विशेष हाँ। विशेष प्रकार के जीव हैं। लेकिन अब विज्ञान की मैं बात करूं, अगर जियोलॉजी की बात करूं, क्योंकि जियोलॉजी में एक वोल्केनोलॉजी भी एक उसका विषय है, तो उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हो रही है कि उसकी जो एसोसिएटेड एक्टिविटीज होती है, जैसे जिनको कि गीजर्स कहते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि सल्फ्यूरस डिपॉजिट्स होने लगते हैं। आप कभी येलोस्टोन नेशनल पार्क में जाएं यूएस में, या और भी इस तरह के कई कई जगह हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, तो वहां पे सल्फर का डिपोजिशन भी होता है उसमें। तो इन दोज मोस्ट inhospitable surroundings, environments, where the temperatures are in excess of 100 degrees, there also certain life forms have been discovered. तो यानी इतने इतने इतने, इतने इंटेंस हीट में भी होते हैं। तो अब इससे आगे बढ़ जाता है हमारा आगम, जिसमें हमारी जो दार्शनिक मान्यताएं हैं, उसके अनुसार जिसको हम आग समझते हैं, जिसकी हम फ्लेम समझते हैं, वो भी उसमें जीव की मान्यता रखते हैं, यानी अवधारणा है उनकी कि उसमें है। इसी तरह से वायु, इसी तरह से जल, कि जल में ऐसे ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर ही जल रूप है, वो नहीं जो कि जल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे काई या कुछ जलचर भांति भांति के मछली या मगर या जलसर्प या ईल्स और व्हाटएवर, वो नहीं। लेकिन जो जल रूप ही है, और वो जीवित भी हो सकते हैं और उनके शरीर भी हो सकते हैं, तो वो मिला के जल है। लेकिन जो जल के अंदर इतने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स होते हैं, इसी में जो मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मैं उसे शेयर भी करूंगा, मैं इसमें उसकी लिंक इसमें पोस्ट कर दूंगा, हमारा जो स्वाध्याय का ग्रुप है, और फिर आप उसे चाहें तो आप उसे सर्कुलेट कर दीजिएगा। इट इज कंपल्सरी व्यूइंग फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट ऑफ दिस साइंटिफिक डोमेन, जैसे, और जिनकी ये जिज्ञासाएं हैं कि लाइफ कहाँ से आई, कैसे आई, दुनिया कैसे बनी, यूनिवर्स का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए आई हैव नॉट सीन एनी बेटर यू नो एक्सप्लेनेशन देन दिस। तो उसमें क्या बता रहा था, मैं तो भूल भी गया। क्या किस बात कर रहे थे अग्नि का जीव और जल का जीव, कि जल हाँ कि हम जल का जीव का बोल रहे थे कि जल में हाँ जल का बहुत से माइक्रोबायोलॉजिकल वो होते हैं। in 1 liter of sea water, the living organisms that have been enumerated, counted, जैसे सेंसस हो रही है ना इस समय, तो उस तरह से जितने वो गिन लिए गए हैं 1 liter ऑफ दे आर 10 times the human population of this planet। लेकिन 1 लीटर पानी में प्लैंकटॉन्स और इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो आप समझ लीजिए कि यानी इतना
ये जो इतनी जलराशि, अनंत जलराशि हम देखते हैं, वो कितने अधिक संख्या में जीवों का को शरीर है। आश्रय दे, हाँ, उससे भरी हुई है। ये तो वैज्ञानिक हुआ। तो अब जहां अगर आप जल को ही जीव मानने लगे, तो यानी जीवों का समूह मानने लगे, तो वो फिर तो कहाँ ले जाएगा। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि 1 लीटर में अबाउट 80 बिलियन। ओके, थैंक यू सो मच अंकल। So it ए, is more of theology today than नहीं नहीं नहीं, बट इट इज वो है ना, हमने बस माना हुआ है, सुना हुआ है, इट वाज वेरी, और हम उस फॉर्म से निकल कर आए हैं। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उन स्टेजेस से क्रॉस करके हम इस गति में आए हैं, तो कितने हम फॉर्चुनेट हैं जिसके एक और जिस इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव इसमें आया, जो कि मैंने पहले नहीं जाना था, जो इस पुस्तक को पढ़ने से मिला, वो ये है कि वो पूरा ये जो 84 लाख योनियों में जो परिभ्रमण होता रहा है, उसको भी शांति की खोज से जोड़ते हैं। कि एक हाँ, भक्त से एक योनि से दूसरी योनि में, एक योनि से दूसरी योनि में, उसमें उसी की तलाश में हम घूमते रहे हैं। दिस इज एन ओके। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड था कि जैसे अगर हमें इतना दुख हो रहा होता, हम बोलते हैं ना कि हम शांति की, हम हमेशा दुख रहे हैं और हम खोज में रहे हैं, जैसे अभी हम करंट फॉर्म में देखें, हमें अगर हम इतने दुखी होते हैं तो ज्यादा प्रयास करते हैं, तो या तो हमें दुख फील नहीं हो रहा, तो ये जो अपने विपुल भैया ने कहा था, वो एक लाइन थी कि हम बेहोशी की अवस्था में हैं, जिसमें दुख का आभास तो नहीं हो रहा है हमें, लेकिन सुख प्राप्त नहीं हो रहा, तो हम उस स्टेज पर हैं कि वी आर इंडिफरेंट मोर, हम सुखी नहीं है लेकिन हमें दुख फील भी नहीं हो रहा है, मतलब इज दैट द राइट वे टू डिफाइन इट? नहीं, देखिए आप विपुल, विशाल, यहाँ पर मैं थोड़ा भिन्न मत रखता हूँ इसमें। हाँ हमारा पुरुषार्थ हो रहा है ना किसी दिशा में, हाँ कि कॉर्पोरेट लेडर पर हम चढ़ते रहे, हाँ हम चढ़ गए वहां पर, टॉप पर पहुंच गए, वो भी काफी नहीं, हाँ तो हम दूसरा एक हाँ। एंटरप्राइज शुरू करें, एक दूसरा हम्म। डाइवर्सिफिकेशन शुरू करें। आप मुकेश अंबानी को ले लीजिए या हाँ अडानी को ले हाँ लीजिए, को ले लीजिए, तो वो कुछ ना कुछ बराबर तलाश कर रहे हैं ना। वो क्या तलाश कर रहे हैं और क्यों तलाश कर रहे हैं? वो ये समझते हैं कि इस तरह से हम्म। हम अपना एम्पायर एक्सपेंड करते चले हाँ जाएंगे, तो उससे हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। हाँ वो हाँ तलाश तो है ना, तलाश है। हाँ। उसको हम चाहे तलाश है। की तलाश न माने, लेकिन सुख हाँ की तलाश तो है। और ये हाँ। जो हमने मान लिया कि और शांति का मतलब ही सुख है, और सुख का मतलब शांति है, तो तलाश तो सभी को। हाँ लेकिन हाँ जैसा कि बिल्कुल ने समझाया कि हम गलत दिशा में पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम उसी को समझ रहे हैं, तलाश हमें वही है, लेकिन हमारी हाँ। सुई गिरी है घर में और हम उसे लाइट के नीचे सड़क पर ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक होता है ना, एक्सट्रीम दुख होता है तो आप उतना ज्यादा प्रयास करते हो, नहीं भैया, आप राइट, इसको जैसे ना ऐसे रियली। समझो भैया। दुख जो का नहीं, मेरा जो प्रयास था ना। मतलब, प्रयास तो बहुत आप देख रहे हैं, नारायण मूर्ति समझाते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस ये सब बेवकूफी की बात है। आप 70 घंटे काम कीजिए, 90 घंटे हाँ। काम कीजिए, बराबर ऑफिस में ही बैठे रहिए, हम्म। प्रयास में कमी नहीं है। हम्म। क्यों वो कहा जा रहा है वो, यानी मतलब ये है कि दुख की कोई सीमा नहीं है, हम्म। तभी तो आप इतना काम करने के लिए तैयार हैं। हम्म। हम्म। इतनी intense आपकी भूख क्यों है? हम्म। हम्म। तो हमने इसको एक तरह से यूजुअल मान लिया, तो वी डोंट नहीं, इवन रियलाइज कि हम किस दुख में हैं। नहीं, नहीं उतनी नहीं ही भैया, intense इसको ऐसा मैं है। मानता हूँ, जो मुझे समझ आया है कि हम कोई भी काम करते हैं किसी इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं। हाँ हमें इच्छा है शांति प्राप्त करने की। हाँ हम क्योंकि हम उसका एक्सपीरियंस नहीं, हम गलत जगह है, तो जहां भोगों में हम उसको ढूंढने लगते हैं, एफर्ट भोगों में हाँ करते हैं, क्योंकि उसका तो आइडिया है ना हमें। दूसरा उन्होंने हाँ जो मैंने मेंशन किया है, वो निगोद अवस्था में भी जहां हाँ अज्ञान है, वहां पे भी शांति नहीं है। हाँ। दुखी नहीं है अलग बात है, लेकिन शांति नहीं है। तो हम्म। बेसिकली जो शांति का डेफिनेशन है, ऐसी स्टेट जहां आपकी इच्छा ना आए। हाँ। तो वो कब होगा? जब आत्मा हम्म। इस स्तर पे आ जाएगी, वो सब कुछ जान जाए। हम्म। वो बेसिकली हमारी परमात्मा बनने की स्टेज है ना, मोक्ष वाली, वही है। उससे पहले शांति हम्म। नहीं है, क्योंकि हम्म। आपको मेथड ही वो पता है। भाई जैसे तो वही आपको बोला, होते हैं। अगर आज से 50 साल पहले बोलते कि आपको तेजी से जाना है, अब क्या बोलते? ये बड़ा घोड़ा हम्म। लाते।
हम्म आप बोलते कार बनाते, नहीं बोलते, हम्म क्योंकि आप जानते ही थे कि जाने का तरीका घोड़ा है। यू हम्म वांट अ बिगर हॉर्स। तो क्यों हम ये तो नहीं सोचते ना, वी कैन गो इन एरोप्लेन, हाँ क्योंकि हमने हाँ आइडिया ही नहीं था। क्योंकि हम्म गुरु की वाणी नहीं हुई है तो हमें तो घोड़ा ही समझ आ रहा है। तो हमने कहा अच्छा और तेज चलने और ढूंढते ही ढूंढते रहते हैं। अबे गुरु हम्म की वाणी आई तो एरोप्लेन मिला, एक तरह से, हम जिस एनालॉजी बोल रहा हूँ, हाँ हाँ है ना। हाँ। अब एरोप्लेन की डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो नहीं, ठीक बात है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। बेसिकली क्या है कि क्योंकि हम अपने आप को, अपनी जो इच्छा को पूरा करने के लिए, इच्छा तो है ना, हम समझ नहीं आया। सी देयर हम्म हैज टू बी मोशन, तभी हम मोक्ष में पहुंचेंगे। वो हमारा मोशन टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। फिर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वो इंद्रियों को थका रहा है। हमारा मन थकता है, जब हमारा मन थकता है तो हम इंद्रियों को थकाते हैं। फिर हम सोचते हैं इससे बाहर कैसे हैं, तो कोई ड्रग्स लेता है, कोई नींद की गोली लेता है, कम से कम ये इच्छा बंद हो। हम्म। तो बेसिकली इच्छा, हम लोग आज जो भी कर रहे हैं वो इच्छा को पूरा ही कर रहे हैं ना। चाहे हम इच्छा पैसे में मान लें, कोई मोक्ष में मान ले, कोई किसी चीज में मान ले, कोई म्यूजिक में समझ ले। वो भी क्या बोलते हैं कि यार मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, ये भी मोक्ष का काम कर रहा हूँ। मतलब लोगों ठीक ने तो बात। अपनी अपनी हम्म एनालॉजी दी हुई है, देयर हम्म इज अ गैप, हम्म वी आर ट्राइंग टू फुलफिल इट विद समथिंग विच इज हम्म एवोपरेटिंग। और कुछ चीजें ऐसी हैं, वो गैप तो पूरा हो नहीं रहा, ऊपर से गैप बढ़ जा रहा है। तो हम्म, बेसिकली अगर मुझे कोई साइंटिफिक लैंग्वेज हाँ में बोले, तो देयर इज अ स्पेस विच हैज टू बी फिल्ड, वी डोंट नो हाउ टू फिल। हाँ जो हम भर रहे हैं वो हाँ। एवोपरेट हो जा रहे हैं। हम्म, और हमारे पास वही चीज मिली हुई है हमें, जो एवोपरेट हो जाती है। जिस दिन हमें नई चीज मिलेगी जो एवोपरेट नहीं होगी, हम उस गैप को भरना शुरू कर देंगे। तो मैंने तो ठीक उसको बात ऐसे है। ही समझा। इसमें अंकल इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, मेरे ख्याल में गलत हूं तो आप बताइएगा, कि इच्छा जो हम कर रहे हैं ये ठीक है, हमें इच्छा को पूरी करने का मनाम हम शांति मान रहे हैं कि हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर मेरा इच्छा पूर्ण होगी। परंतु अगर मैं इसको और थोड़ा सा एनालाइज करूं कि शांति क्यों आत्मा में, वर्णी जी ने कहा कि मोक्ष में शांति है, आत्मा का स्वरूप ही शांति है, क्योंकि उसको इच्छा के बगैर माना। और इच्छा क्या चीज है, वो राग और द्वेष से, मोह से इच्छा आ रही है। अगर मैं इच्छा की ओरिजिनेशन देखूं कि इच्छा कहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो वो मैंने गलत प्रयास से देखा कि अगर मुझे आज साड़ियां मिल जाए तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, अगर बड़ी गाड़ी मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगी, अगर ये, मैंने उनसे अपनी इच्छा की पूर्ति मानी और पूर्ति से शांति मानी। जबकि वो मार्ग, वो जो है वो बिल्कुल गलत है। किसी भी इच्छा की पूर्ति से शांति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वैसे अब मोमेंट जो विकल्प उठा उसकी पूर्ति हुई तो मैंने एक सेकंड के लिए शांति का अनुभव किया, इमीडिएटली दूसरी इच्छा आ गई, इमीडिएटली तीसरी इच्छा आ गई, क्योंकि वहां उस इच्छा की पूर्ति में शांति नहीं है। शांति का मतलब, वर्णी जी ने इतना सुंदर ये चैप्टर में लिखा है इस अध्याय में, कि सबसे पहले ये समझो मैं कौन और शांति का मतलब क्या। उन्होंने कहा आज तक मैंने यही नहीं समझा कि शांति किसे कहते हैं। मैंने पढ़ा और उसको एक मेमोराइज कर लिया कि हाँ मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति। बट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय शांति? शांति वो स्टेज जहां मेरे को कोई और दूसरा विकल्प ही नहीं है। वो कौन सी स्टेज? जहां मैंने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया, ये समझ लिया ये मैं हूं, क्योंकि शांति ही उसका स्वभाव है। आप ये मान के चलिए जो मैंने समझा है, जिसके पास जो चीज है वही चीज तो वहां से ले सकते हैं। क्या कंप्यूटर में शांति है, क्या बाहर की चीजों में शांति है, या वाइफ में शांति है, या बच्चों में शांति है? वो है ही नहीं उनके पास। तो अगर विशाल जी आपके पास करोड़ रुपए हैं, तब तो मैं आपसे लाख रुपए मांग के एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप मुझे लाख दे देंगे। जब मेरी आत्मा के अंदर शांति है तो मैं वहां से तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अगर मैं वहां गई तो शांति मिल सकती है। परंतु जिसके पास शांति है ही नहीं, बाहर की चीजों में, दूसरे द्रव्यों में शांति है ही नहीं, तो वहां से वो प्रयास करूंगी तो वहां शांति नहीं मिलेगी। जिसके पास जो है नहीं, अगर मेरे हम्म को इंग्लिश आती ही नहीं, अगर मुझे फिजिक्स आती नहीं, और आप एज ए फिजिक्स के स्टूडेंट मिलके बन के आए कि मुझे फिजिक्स पढ़ा दीजिए, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझना है, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो जिसके पास जो चीज है उससे वही चीज की तो आशा कर सकते हो।
तो जो पुरुषार्थ मैंने आत्मा के अनुभव में किया कि मैं कौन, वहां शांति है, उसका स्वभाव है आत्मा का। तो जब वो उसका स्वभाव है तो वहां से तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मुझे शांति मिलेगी। बट बाकी सो सारे जो बाहर के प्रयास मैं कर रही हूँ, वहां तो शांति मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। वहां शांति उनका स्वभाव ही नहीं है, उनके पास शांति है ही नहीं, ना बाहर की चीजों में, ना दूसरे, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव का नहीं कर सकता। तो मैं दूसरे जीव की आत्मा में शांति है, बट दूसरे जीव की आत्मा में मैं नहीं जान सकती, नहीं देख सकती। मैं अपनी आत्मा में ही देख सकती हूँ, और अपनी आत्मा का स्वभाव जो है वो शांत में है। तो स्वभाव वहां से मैं शांति प्राप्त कर सकती हूँ। मतलब मेरे को तो लगता है इट्स बहुत वैज्ञानिक तरीका है समझने का, कि जहां जो चीज है वहां से मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ वो चीज लेने की। तो प्रयास वहां तक पहुंचने का कर, तो वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। यहां वर्ड ही आता है, और बाकी जगह तो केवल सुखाभास है, शांति का आभास समझ रही हूं, बट शांति भी नहीं है और सुख भी नहीं है। मैं गलत जगह ढूंढ रही हूँ शांति। तो ये थैंक मैं यू सो मेरे मच। दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहता हाँ है। तो हाँ हाँ जैसे हो हाँ सकता है, इट्स वेरी साइंटिफिक, वेरी साइंटिफिक। हाँ हाँ। तो मुझे नहीं नहीं, ऐसा थैंक यू लगता सो है। मच। और या नहीं, मेरा हमारे एक कमल वो अंकल तो जी है। बताए। हाँ, मेरा हाँ। ये था कि जैसे इज इट फेयर टू से कि जितना धर्म मार्ग पे चलेंगे उतना ही हम हम्म। वर्ड से डिसइल्यूजन होंगे, नो। राइट? और उतना ही हम हाँ। धर्म की तरफ और बढ़ेंगे। हम मतलब जो जो डेफिनेट। हमारे संसार से हम डिसइल्यूजनमेंट होगा आपका, तो दैट्स अ टिपिकल साइन, मतलब दैट इज जस्ट द नेचुरल आउटकम। नहीं नहीं इज इट भैया, फेयर ऐसा टू से? नहीं है। अगर आप आगे पढ़ेंगे ना, तो जो मैडम कवर करेंगी विभा जी, तो उसमें ज्ञान और कर्म धारा जो है, तो उसमें क्लैरिटी आनी शुरू हाँ। होगी कि हम शांति कहाँ पे है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको इनके आंसर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक विल लेट अदर दो पीपल पैरेलल आस्क। लाइंस चलती है, एक ज्ञान धारा की, एक कर्म धारा की, दोनों बिल्कुल पैरेलल लाइंस है, विच विल नेवर इंटरसेक्ट इन अ सेंस। तो दो लाइन चलेंगे, अगर हम दोनों को बहुत ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही सुंदरता से आत्मा का स्वरूप समझ आएगा, लाइफ का स्वरूप समझ आएगा कि है क्या, हमें जीना कैसे है। बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो इतना इंटरेस्ट लग रहा है कि आप ट्रेवल करते करते भी इतना इंटरेस्ट से लेके इसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बताइएगा अगर किसी ने का कोई भी प्रश्न है तो बताइएगा। कमल अंकल जी हैं, वो बिल्कुल सॉल्व बहुत अच्छे से मेरा एक लॉजिकली और करते क्वेश्चन हैं। था, लेकिन आई लेट अदर्स इफ एनीबॉडी एल्स बताइए। हैज। नहीं, अभी तो मेरे को किसी का रेस नहीं लग रहा है हैंड, आप पूछ सकते हैं मेरे ख्याल। हाँ, तो मेरा एक, जैसे कहा ना कि सही दिशा में प्रयास होना चाहिए शांति के लिए, आई थिंक हाँ। विपुल भैया आपकी लाइन भी थी उसमें। तो क्या सही दिशा ये है कि पहले आप ज्ञान अर्जित करते हो और फिर सामायिक या ज्ञान की आपने चर्या की, और फिर एक तरह से रिनंसिएशन होता है आपका, फिर ध्यान होता है? और कई लोग ये कहते हैं कि यार सीधे आप ये सब ज्ञान वाला जो मार्ग है वो इंटेलेक्ट मार्ग है, आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ब्लिस फील करो, अपने आप डिटैचमेंट आएगा, राइट? तो राइट पाथ जो है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस। कमल अंकल, विपुल भाई साहब, आप बताइएगा कोई भी। इसे अंकल कवर करेंगे, लेकिन मेरा विशाल जी आपसे ना, ऐसा होता है ना, क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, कुछ वीक्स के लिए। अच्छा अच्छा जो अच्छा। आगे वाले चैप्टर्स में नहीं आपको नहीं, कोई बात, इनके ठीक है। आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बट मेरा वही, क्योंकि आपने कहा था ना कि सही दिशा में प्रयास, ये देखिए भी तो सही वो दिशा सही क्या दिशा है, क्या? सही क्योंकि दिशा मेरा है। जैसे कल एक परमागम का भी हमारा सेशन था, तो आई आस्क्ड द क्वेश्चन कि क्या, क्योंकि कई, और कल ही मेरे एक और मेंटर से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि देखो ये सब जो कई बार ज्ञान भी आपका ना अहंकार और विकल्प बनाता है, तो ज्ञान का भी मतलब नहीं है, दैट जस्ट द बुद्धि विलास। आप ध्यान पे फोकस करो। तो अगेन हमारा हमारा जो हमारी डेफिनेशन में जो ध्यान है जैन धर्म में, वो बड़ा डिफरेंट है, वो तो अल्टीमेट स्टेज है, तो दैट वी आर नॉट इवन डूइंग। तो इसलिए मेरा क्वेश्चन था इस बारे में। ये भैया देखो, ऐसा है, बहुत सिंपल है। आत्मा को जानने का जो तरीका है वो शांति का मार्ग हाँ है ना। बहुत सिंपल है। अगर आत्मा को जानना है तो आपको इनवर्ड जर्नी करनी पड़ेगी।
है ना। इनवर्ट जर्नी के लिए आपको जो बाहर आपको जो अपनी ड्यूटीज हैं वो पूरा करते हुए बिना अटैच हुए करनी पड़ेगी, बिना उससे भाव के साथ भाव जनरेट करे हुए। तो जब आपकी ये टेंडेंसी नेचुरल हो जाएगी, आप कुछ भी कर रहे हैं भाव जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो आपकी जर्नी अंदर चल पड़ेगी। मुझे तो ये समझ आया। नहीं नहीं, उसी का मैं पूछ रहा हूँ पाथ क्या है? ये तो आपने बोल दिया, लेकिन हाउ टू गेट टू दैट स्टेट? एक मेडिटेशन होता है कि अंकल जितना, बताएंगे वैसे। वैसे भैया तो हाँ, मेरी समझ आता है, मेडिटेट करेंगे धीरे धीरे आत्मा का स्तर बढ़ेगा। आप जो लोगों को क्षमा करेंगे, मतलब आपका कॉन्शियसनेस लेवल जब ऊपर जाएगा, आप संयम कर पाएंगे, है ना। आप तप कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, मतलब जो हमारे 10 लक्षण में बताते हैं ना, 4 स्टेप्स। सत्य को जानना, फिर दूसरा क्या कहते हैं, त्याग, संयम, फिर वो स्टेजेस हैं अपने। अंकल ऐड, आप ऐड करेंगे अंकल? मुझे तो बहुत कम पता है। जो विशाल का प्रश्न है वो लेजिटिमेट है। यानी ज्ञान का क्या रोल है? ज्ञान का सबसे पहले तो ये रोल है कि आप को श्रद्धान किस पर करना है, ये तो पता पहले होना चाहिए ना। तो पहले ज्ञान होता है, उससे पता लगता है कि कौन सी दिशा है, यानी श्रद्धा का हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है। जैसे 7 तत्वों को या सच्चे देव गुरु शास्त्र को, उनको हम अपना श्रद्धा का लक्ष्य बनाते हैं। पर पहले आप उनके बारे में तो जाने कि वो क्या है, तो वहां पर ज्ञान है। फिर जब आपका श्रद्धान दृढ़ हो जाता है उस पर, तब फिर आपका जितना भी ज्ञान है वो फिर सम्यक ज्ञान हो जाता है। यानी पहले ज्ञान, फिर सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से फिर सम्यक ज्ञान, पूरा सारा ज्ञान आपका हो गया। फिर जब ज्ञान हो गया और श्रद्धा भी हो गई, तो तब फिर आपको चारित्र की ओर बढ़ना चाहिए। पहले वो एक देश और फिर उसके बाद सकल चारित्र। तो ये तभी ये तीनों मिलकर फिर मोक्ष मार्ग बनाते हैं शांति की खोज के लिए। तो ज्ञान का इसमें ये महत्व है। तो ये कहना कि ज्ञान जो है वो है क्योंकि उससे अहंकार होता है, ये तो बहुत ही भ्रांतिपूर्ण बात हो गई। हम्म, 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 तो बहुत ही भ्रांतिपूर्ण बात हो गई। हम्म, ज्ञान हम्म, नहीं है उसका यानी अहंकार का कारण। हम्म, अहंकार का कारण हमारी अज्ञानता है। हम्म, वो अज्ञानता हमारी जो फिर हमें जो हमारा ज्ञान है वो फिर असली ज्ञान नहीं है, वो सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है। हमने शास्त्र पढ़ लिए, हमने उनके बारे में जान लिया और समझ लिया कि हमें ज्ञान हो गया, पर श्रद्धा, सच्चे श्रद्धान के अभाव में वो ज्ञान तो फिर वो ज्ञान हो गया ना। तो अगर उस पर अहंकार हो रहा है तो वो कुज्ञान है, हम्म, क्योंकि उसके साथ सम्यक ज्ञान नहीं है। तभी फिर अहंकार ठीक है। होगा, अन्यथा अहंकार नहीं होगा। हम्म। हाँ, तो तो ये वही है, तो जैसे आपने जो मार्ग प्रश्न आपने किया अंकल, और मैंने किया था, तो दैट वाज द स्टार्ट। ये अलग बात है कि वो ध्यान भी नहीं है, कैसे वो एक तरह से आपने अपना अंतर्मुखी होना थोड़ा चालू हाँ, किया और क्यों फिर ज्ञान के मार्ग पे ले गया। वर्णी जी ने भी बड़े विस्तार से उसमें बताया है कि वो फिर आप केवल शब्दों तक ही रह गए, आपने उसकी आत्मा, आप कितना तभी ये भी कहते हैं ना कि आप सारे 11 अंग और 10 सूत्र, 10 पूर्व, इतना भी आपने सब पढ़ लिया और समझ लिया, लेकिन अगर उसके साथ साथ सम्यक दर्शन नहीं है तो वो कोरा ज्ञान वो फिर पतन का ही कारण है, वो ज्ञान नहीं है फिर। अहंकार उसी पर होता है जो कि ज्ञान नहीं होता। जो श्रद्धान के साथ ज्ञान होगा वहां तो सम्यक होगा और वो तो आपका वस्तु स्वरूप पता चल गया, तो हाँ, वहां तो उस पर अहंकार विभाग हाँ गलत है, उस पर तो वो अहंकार हो ही नहीं, नहीं। हाँ, उस वो पे अहंकार हो ही नहीं। वो उसके वो साथ तो आपका स्वभाव पे अहंकार का मतलब नहीं है। स्वभाव पे तो अहंकार, ये दोनों चीज बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो स्वभाव के इसका जहां जाना, जहां श्रद्धान हुआ, वहां अहंकार का क्या मतलब?
ये तो वैभव हो गया। आप लोगों में से कोई और किसी का प्रश्न हो तो बताइएगा, पूछिएगा। सुधीर जी, पंकज जी। मेरे ख्याल में विपुल ने इतनी अच्छी तरह से सबको कन्विंस कर दिया है जितना उन्होंने बताया, तो उसमें कुछ प्रश्नों की संभावना रह नहीं गई शायद। नहीं, उसमें एक प्रश्न आता है, जो शांति की खोज है, जो हमारे शास्त्र जी का नाम भी है, शांति का, शांति पथ प्रदर्शन। तो क्या हम सबको, एटलीस्ट मेरे को, शांति के डेफिनेशन या शांति एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, शांति वर्ड के अंदर किस स्टेज पे पहुंचना चाहती हूँ, शांति क्या चीज है, उसका आभास है नहीं, विभा जी, या अगर आप केवल ध्यान करें, हमने सुने? उन्होंने नहीं, शांति की 4 कोटियां बताई थी ना शुरू में। कोटियां तो बताई हैं, बहुत उसमें जो डिफरेंट अल्टीमेट बताई है हैं, वो वो शांति है। केवल नहीं, शांति का मतलब जो मुझे समझ आया वो ये निराकुलता। अब मेरे नहीं, अंदर इच्छा खत्म हो जाए। हाँ तो अगर वो, आप अगर भोगों में, अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ, छोटा बच्चा उसे आइसक्रीम दीजिए, इज हैप्पी फॉर दैट मोमेंट। एज सुन एज द आइसक्रीम फिनिशेस, इज अगेन हैप्पी। बट फिर दैट दूसरा इज, मैंने बताया कि उसमें है जब आप ड्यूटी पूरी करते हैं। तीसरा बताया करुणा भाव में है। 3 प्रकार की शांति है। अल्टीमेट ब्लिस कब है? जब इच्छा ही नहीं हो। दैट इज शांति, वो मैं हाँ, मानती हूँ। उससे पहले जो हम लोगों ने मान रखा है, विकल्प की पूर्ति को हमने शांति बोल दिया। वो स्टेज 1 थी ना, कि हाँ, भोगों में, हम जब भोग पूरा हुआ थोड़ी देर के लिए लगा, शांति हो गई। बेसिकली शांति थॉट, देखिए, मुझे जो समझ आया वो शांति एक ऐसा थॉट है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे दिन में 60,000 थॉट आते हैं, तो मेरे पास शांति की 60,000 रीडिंग है। तो उसमें 2-4 रीडिंग ऐसी आती हैं जिसमें लगता है मैं शांति मिल गई, बच्चे मिल गए, मुझे अपनी खाने की वस्तु मिल गई। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जब खा रहा होता हूँ तो भी अशांत जो होता जाता हूँ। जो मैं समझती हूँ विपुल जी, उसमें ये है कि विकल्प के अभाव का नाम शांति हाँ, है। वही है ना, जब इच्छा ही नहीं हो, विकल्प का विकल्प अभाव हो के गया। अभाव का। हाँ, तो आपने आपने मुझे एक आइसक्रीम दिलवाई, मैंगो की दिलवाई, बट मेरा इमीडिएटली विकल्प आया कि नहीं, आई शुड हैव टेकन द चॉकलेट वन। हाँ, तो आपने मुझे आइसक्रीम दिलवा दी, परंतु इमीडिएटली मैंने कहा नहीं, मुझे तो चॉकलेट चाहिए। तो दैट मीन्स वो दूसरा विकल्प आया, पहले विकल्प की शांति कहाँ आई? क्योंकि उसी से दूसरा ओरिजिनेट हो नहीं गया। नहीं नहीं विभा जी, इसको आप तो ऐसा जहां समझे। विकल्प के वो मुझे अभाव समझ है, आया, कि हाँ, मुझे समझ आया निर्विकल्पता, जो हम्म, बोलेंगे ना निराकुलता की स्टेज को शांति बोलते हैं। शांति बोलते ये हैं। आपके थॉट्स हैं बेसिकली। हाँ, दे आर ये 60,000 है ना। थॉट्स इन ए डे। तो हाँ, आपको प्लेजर में भी कई बार ऐसा महसूस होगा कि शांति थोड़ी देर के लिए मिल गई है। आपको केवल ऐसा महसूस विकल्प हो के सकता है। अभाव में शांति है, क्योंकि वो मेरा प्रॉब्लम नहीं तो हो गया, परस्पर विकल्प विरोध खत्म हो नहीं है। गई। आप लोग जो बात कर रहे हैं उनमें कोई विरोध ही नहीं है ना। एक हाँ, ही बात है, उसको देखने के दो डिफरेंट तरीके हैं। हम्म, निराकुलता शांति है, विकल्प का अभाव शांति है, तो उसमें कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही आप बात। कह रहे हैं। दोनों तो दोनों सही है। परंतु अल्टीमेट जो एक शांति है वो एक ही केवल बात ब्लिस को में आप है, लोग अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं। अनुभव में है। अल्टीमेट जो शांति है वो हमारे अनुभव में ही है, उसी के आत्मा में ही है, क्योंकि शांति है ही वहां पे, बाहर, सही बात है। बाहर हमारे तो अंदर नहीं विकल्प है, शांति है, है जब ही नहीं, तक राग द्वेष रहेगा, जब तक इच्छाएं रहेंगी, तब तक शांति नहीं है। शांति है ही नहीं। कभी कभी हमें अनुभव ऐसा हो जाता है, जैसे कि जब हम सामायिक कर रहे हैं, हमने कायोत्सर्ग किया हुआ है, तो उसमें हमें हल्का सा एक एक्सपीरियंस होता है कि हाँ, शांति की दिशा ये है कि जब आप निर्मम होकर जब आप ममत्व भाव हटा लेते हैं, अपने शरीर से भी हटा लेते हैं, अपने कुटुंब से हटा लेते हैं, अपने व्यवसाय से हटा लेते हैं, तो तब आपको थोड़ा सा एक रेवलेशन होता है कि हाँ, दिस इज व्हाट शांति लुक्स लाइक। तो लेकिन उस शांति का जो, उसमें शांति का सागर हमारे अंदर है, लेकिन उसमें हम डुबकी तब लगा पाएंगे जब हम निस्संग हो जाएं, जब हम अपने संग को छोड़ें, अपने परिग्रह को छोड़ें। परिग्रह में सिर्फ ये दास दासी और सोना चांदी यही नहीं है। अंतरंग परिग्रह जो देखें आप क्या है, जो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं, वो आप निकाल लेंगे तब तो आप मुक्त हो गए ना।
बहुत कोई ही अच्छा लगता है। कोई कोई विरोध नहीं है, दोनों बिल्कुल सही हैं, पर शब्द अलग अलग हैं, सार वही है। और शायद कोई पूछना चाह रहा था, मेरे को हैंड तो रेस नहीं दिखाई दे रहा है। कौन? नरेश का है क्या? आई थिंक नरेश जी भी ट्रेवल कर रहे हैं। पर वो हाथ तो लगा हुआ है उनके ऊपर। अच्छा, नरेश जी आप पूछिएगा। मेरा नाम मुकुल मुकुल बोल रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, मुकुल। जय हाँ, जय जी। जय राइट। जैन। एक्चुअल हाँ। एक्चुअल में जो है, विशाल भी पूछ रहा था एक्चुअल में, ये तो चीज ये लगातार प्रैक्टिस करते रहें करते रहें करते रहें और अपना भेद विज्ञान करते रहें तो हम्म ऑटोमेटिकली शांति होती रहेगी। इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें वो कुछ है नहीं। इसमें जो अभी कमल अंकल ने बताया ना कि इस तरीके से मोक्ष मार्ग प्रकार की 9वां अधिकार की 144 गाथा में भी ये साफ साफ लिखा है कि उसमें दो तरीके के जीव बताए गए हैं, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी। सम्यकदर्शी। अज्ञानी 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 जीव और सम्यक दृष्टि। अज्ञानी जीव हमेशा ये सोचता है जो वो काम करता है, राग शुभ राग करता है, वो करता है, या शुभ राग करता है वो करता है, तो वो उसका कर्ता हो जाता है और उसके कर्म हो जाते हैं जो काम करता है। जबकि सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, वो कभी भी उसको कर्ता नहीं मानता, वो ज्ञाता दृष्टा बन के रहता है। इसलिए हम लोगों को यही कोशिश करना चाहिए, कर्तव्य बहुगत ममत एकत बुद्धि का नाश करके हमको अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, तो वही सुख का कारण है बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारे को अपनी बुद्धि में से वो सब भेद ज्ञान करना है हमेशा, हर एक चीज के ऊपर, चाहे करोड़पति हो चाहे गरीब हो। अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, कुछ ये सिर्फ हम पुरुषार्थ करना चाहिए हमारे को, सिर्फ अशुभ से बचने का। बाकी तो सबका सब अपना आप ही चल ही रहा है। ये तो ज्ञाता दृष्टा बन के रहेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें होती चली जाएंगी। हम ये सोचते हैं कि हमने ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, हमने, अरे ये सब चीजें हो रही हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, सिर्फ अशुभ से बच रहे हैं और सही जगह पे अपने आप को लगा रहे हैं, और हमारा पूरा पुराना पुण्य है, उसकी वजह से चीजें चल रही हैं। तो ये सब चीजें को थोड़ा हमारी बुद्धि के कारण ही हमारे को होता है। तो जैसे ही हम अपने अपनी बुद्धि को सेंट्रलाइज कर लेंगे और उस पे जाके फोकस करेंगे कि अभी भी किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, तो हमको ये सोचना चाहिए यार हम कोई ना कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं, कोई कुछ चीज हो रही है तो कर्तव्य का, किसी को बाप बेटा ये सब चीजें मन के अंदर ही रखना है, ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। तो जैसे ही छोड़ेंगे हम अपने एकत ममत भुगत बुद्धि का नाश होगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें सेंट्रलाइज हो जाएंगी। तो मेरे को तो यही फील देता है। बाकी तो कमल सर हैं, के सर हैं, ये ज्यादा जानते हैं। और क्षमा सागर जी महाराज की तो मैंने भी विशाल के कहने से बहुत सारी मैंने वो सुनी, तो उसके बाद से मेरी लाइफ के अंदर भी काफी सारी चेंजेस आए। मैंने कर्म सिद्धांत काफी सुना, तो बहुत अच्छा लगा। तो मतलब देयर इज ड्रास्टिक चेंजेस, तो बहुत ही बढ़िया है। उनका कर्म सिद्धांत सुन लो तो सब कुछ, आपकी डिफिकल्टी टेंशन सब दूर हो जाती हैं। क्षमा सागर जी महाराज का तो खैर इनके सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे साथ ग्रुप में भी हैं कमल अंकल भी, भाई के सर भी, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी और हम कोई लोग कर चीज चुके लगाना हैं, चाहिए? पूरे पूरा अध्ययन किया है हम लोगों ने कर्म सिद्धांत का। सत्रह हाँ, सत्रह और लेक्चर्स। आपने तो उनके दर्शन भी कर रखे हैं, आपने तो उनके, मेरे ख्याल से आप खुद मतलब दर्शन भी करे हैं ना आपने तो उनके, क्षमा सागर जी महाराज के। हाँ, मुझे उनके सानिध्य का सौभाग्य मिला बहुत बार। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। हम तो सोच ही सकते हैं सिर्फ कि इस तरीके से कि कभी मतलब वो कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, तो बहुत अच्छा लगता है देख के उनकी चीजों को देख के। उनके उन्नीस कैरियर सौ स्कॉलरशिप से प्रोग्राम में भी 94 से लेकर 2015 तक। जब हसनापुर तक में मैं गया था उनके प्रोग्राम में, जो उनका हो रहा है क्षमा सागर जी महाराज का, जो स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं, तो उसमें भी मैं बच्चे को लेकर गया था, उसमें स्कॉलरशिप वाले प्रोग्राम हसनापुर में किया था उन्होंने उदयन से। तो बहुत बढ़िया चीज थी। बाकी तो आप जोड़ सकते हैं कि ये यही सही है नहीं है। मेरे को तो यही लगता है कि इसी तरीके से यही सब सुख दुख का यही कारण है कि जो हमारी बुद्धि है उसमें हम अपने आप को जोड़े रखते हैं, अदरवाइज तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। अज्ञानी ज्ञानी में फर्क ही यही है कि अज्ञानी अपने को कर्ता मान के कार्य करता है, ज्ञानी उसको क, मतलब कर्तत्व नहीं आता, उसमें भोगत्व नहीं आता, वो कर्म अनुसार हो रहा है। काम वो भी सारा करता है परंतु उसे अपना कर्ता नहीं मानता। तो इसमें ही बंध का फर्क आ जाता है। तो आज वाईके अंकल जी सर नहीं आए हैं मेरे ख्याल, या मैं नहीं देख पा रही हूँ। मैं शायद नहीं आए। नहीं आए ना, मैंने दिखा नहीं है। तो और भी कोई, अगर कोई भी प्रश्न किसी का है तो आप पूछिएगा प्लीज।
कोई भी किसी का प्रश्न उठता है तो मेरे ख्याल में पूरा हो गया। पूरा हो गया। आप ही अंकल और बता दीजिए अगर कुछ हमें दक्षिणा देना चाहते हैं तो बहुत बहुत हो गया। अच्छा लगता है। तो आपने ये कहा ना जो कि जिसके पास जो है वो दे सकता है, मैं उसी को ढूंढ रहा था। एक बड़ा सुंदर श्लोक है इष्टोपदेश का, उसमें है एग्जैक्टली यही है, इन्हीं एग्जैक्टली शब्दों में है कि जिसके पास जो है वही तो वो देगा। वही तो वो देगा। आप बताइए ये ना, अगर मैं गरीब हूं और आप मेरे से मतलब आप मैं गरीब हूं आपसे मांगती हूँ और आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप देंगे कैसे मुझे ये बताइए। नहीं दे सकते। तो इसका मतलब मैं गलत इंसान के पास गई हूं। अब मुझे कम से कम वो ढूंढना है जिसके पास वो चीज हो। तो आत्मा के पास केवल शांति है, शांति और कहीं है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इसका मतलब मेरा मार्ग गलत है। तो मुझे तो इनके विकल्पों के अभाव का स्वभाव में जाना है। में भी है ना, इसी में जो हम लोगों ने जितना अब तक किया है उसमें भी हम्म, यही है कि वैज्ञानिक तरीका क्या होता है, कैसे विज्ञान में नई खोजें होती हैं। वो ट्रायल एंड एरर से होती हैं। पहले कुछ ट्राई किया, वो जब नहीं आया, उससे परिणाम अपेक्षित परिणाम नहीं आया, तो दूसरा कुछ किया, उससे नहीं आया, दूसरा कुछ किया। पर हमारी क्या गलती होती है कि हमने शांति की तलाश की, ये भौतिक उपलब्धियों में नहीं मिली शांति, तो फिर हमने कहा चलो और मेहनत कर लेते हैं, 70 घंटे काम करेंगे हफ्ते में, 90 घंटे। पर उसी दिशा में हमारा प्रयास रहा आता है, तो फिर कहाँ मिलेगी वहां, जब जहाँ है नहीं। बालू में से तो तेल नहीं निकलेगा ना, आप कितना भी मेहनत कर लें, नहीं निकल। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो वर्णी जी ने पूरे पूरे पंच परावर्तन का हमें दिखा दिया कि तू वहां भी गया, तू वहां भी गया, तू वहां भी गया, परंतु शांति तुझे मिली ही नहीं। तो हमारे दिमाग को इतनी क्लैरिटी दे दी है कि तू कहाँ कहाँ नहीं घूमा, और जहां थी शांति वहां तूने प्रयास ही नहीं किया। तो जब सब जगह गलत तूने प्रयास किया, गलत जगह गया, तो तुझे मिलने का मतलब ही नहीं था। और अब मनुष्य जन्म में अब इतना दिमाग मिला है, इतना सब कुछ मिला है, अगर ये नहीं मैं यहाँ करेक्ट पाथ पे नहीं चलती हूँ तो ये वेस्टेज है इतने सुंदर मनुष्य जन्म की। टोटल वेस्टेज है। बहुत सुंदर है। खैर वर्णी जी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वहां पढ़ के ये नहीं लगता है कि किसी आचार्य के हम प्रवचन सुन रहे हैं। ये लगता है कि जैसे वार्तालाप टाइप, कि बिल्कुल जो मेरे प्रश्न है वही प्रश्न बता रहे हैं। बहुत सुंदर लगता है। एक एक प्रश्न का उत्तर वहां मिल जाता है अपने अंदर के। तो बहुत सुंदर लगता है। और आप लोग सुधीर जी, आप शायद कुछ पूछना चाह रहे थे। नहीं, मेरा है ना, कुछ कैमरे का है कि जैसे मैं उसको ऑन करता हूँ वीडियो को, ये वो हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, ब्लैंक हो हाँ, जाता है। नहीं, बहुत अच्छा था आज का प्रोग्राम, अच्छा जी। है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आप बताइए विपुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत थैंक यू अच्छे आप से आपने लोगों का। प्रेजेंट किया। नहीं, बहुत अच्छा आपने लगा। बहुत अगली प्रेरणा दफा मिलती है अजीब मैं। तत्व आ जाएगा। हम्म, अगली दफा अजीब तत्व आ हाँ, जाएगा। वो तो और भी अच्छा है। जहां हमने जीव और अजीव को डिफरेंस पता चल गया, तो ये शरीर का पता चल जाएगा कि ये शरीर अजीब, मतलब एहसास हो जाएगा। अभी हमें पढ़ के तो पता है कि ये है, परंतु जहां अनुभव हो जाए कि शरीर के अंदर जो हूं वो मैं शरीर से अलग हूं, जहां अनुभव का विषय आ जाएगा वहां तो सारा काम ही हो जाएगा। तो बस वो एहसास ही करना है, और आप वो एहसास करने का पूरा प्रयास, एहसास करवाने का पूरा नहीं, प्रयास मैं कोई कराने वाला नहीं हूँ ना, मैं कुछ करने वाला हूँ। मैं तो पूरा जो प्रयास पढ़ता हूँ कर रही है। उसके नोट्स बनाता हूँ, पीपीटी में कन्वर्ट करता हूँ। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा बेटरमेंट हो जाता है बस। मुझे तो बहुत प्लेटफॉर्म मिला है प्रैक्टिस करने के लिए, और आप लोग इतनी शांति से सुन लेते हैं, तो मेरी प्रैक्टिस थोड़ी बेटर हो रही है। और जो उसमें बहुत गैप अच्छा होते हैं लग रहा है वो लोग मुझे। पूरा कर देते हैं। तो आई थिंक हम यहाँ से अगर सबका हो तो यहाँ पे हम एंड कर सकते हैं सेशन को। किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो जिनवानी स्तुति मेरे ख्याल हम कर लेते हैं। हाँ मैं चला देता हूँ एक बार। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे
सुपावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। हे जिनवा जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जय जिने, सभी को जय जय जिने जिने, जय जिनेंद्र। जय जय जिने। जिनेंद्र। जय जय।